बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 273 एक साथ सुन चुके हैं और अब 274 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी तस्वीरें तुम्हें इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैलाना चाहिए थी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी तस्वीर की हर कॉपी वापस ले ली जाएगी। बहरहाल तुम्हारे इन जज्बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कर्नल। मुझे मालूम होता कि तुम इस हद तक परेशान हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें इतला देता। अब तुम मुझे मशवरा दो अली के अदनान अब्बासी के सिलसिले में मैं क्या करूं। उसकी पोजीशन बहुत मजबूत है, किसी सबूत के बगैर उस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं होगा। उसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं। मालूम नहीं और कितने लोग यहूदियों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन सब की निशानदेही तो नहीं हो सकती। ज्यादा कुछ करना चाहो तो अदनान की सरगर्मियों पर नजर रखो। अगर वो जद में आता है तो जरूर उसे गिरफ्त में ले लो, वरना बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार किए रखो। मुझे हमेशा इस बात की तकलीफ रहेगी कि मेरे मुल्क में तुम्हें तकलीफ पहुंची और हम तुम्हारी खिदमत से इस्तेफादा नहीं कर सके। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ कर्नल। हमारा मिशन एक ही है, मैं जहां भी रहूंगा इसी मकसद के लिए काम करता रहूंगा। अब मुझे इजाजत दो, बहुत देर हो चुकी है। खुदा हाफिज अली। तुम्हें कभी कहीं मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे काम आकर मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारे खुलूस के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और अब इमिग्रेशन ऑफिसर को बुला रहा हूँ, इसे जरूरी हदायत दे दो। मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को बुलाया और कर्नल ने उसे हदायत कर दी कि मुझे चला जाने दिया जाए। इमिग्रेशन ऑफिसर फोन बंद करके मेरी तरफ मुड़ा। ये लीजिए जनाब अपना पासपोर्ट। उसने पासपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, काउंटर से स्टैंप लगवा लीजिए, मैं इंटरकॉम पर उन्हें हदायत कर देता हूँ। मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के कमरे से निकला तो बुढ़ बहुत बेचैन नजर आ रहा था। उसकी निगाह इमिग्रेशन ऑफिसर के कमरे के दरवाजे पर जमी थी। मुझे देखकर उसने बेचैनी का मुजाहरा किया। मैंने हाथ हिलाकर उसे पुरसुकून रहने को कहा और इमिग्रेशन काउंटर से पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाकर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही बुढ़ और तहदीब ने मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। मैंने मुख्तसरन उन्हें सारी सूरत बता दी, तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। वैसे तुम्हें मेकअप कर लेना चाहिए था। अगर मेकअप कर लिया होता तो हम बिला रोक टोक यहाँ से निकल जाते, अब किसी और मुश्किल में ना पड़ जाएं। तहजीब ने कहा, इतना हल्का मेकअप करने की बहुत सी वजूहात थी, उनमें से एक तो तुम्हारे सामने आ गई। अब ये देखना है कि रैंडल कितने पानी में है। तुमने खुद को मुश्किलात में मुब्तला करने की आदत अपना ली है अली। रैंडल से बचने की कोशिश करो, वो तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करेगा। बेफिक्र रहो, मैं पूरी तरह मोहतात हूँ। फ्लाइट ठीक वक्त पर गोटिल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी। दुराने से पर कोई खास वाकया पेश नहीं आया और बुढ़ के साथ साथ तहजीब भी इस बात पर बेहद खुश थी कि हम गोटे हिल पहुंचकर नई हिकमत अमली वज़े करने के बाद पूरी यकसोई के साथ रैंडल हावर्ड के खिलाफ सरगर्म अमल हो सकेंगे। रनवे पर हमारा इस्तकबाल आर्मी के एक सियाफाम शख्स ने किया, जिसकी वर्दी पर लगे हुए निशानात उसे कर्नल जाहिर कर रहे थे। मुझे कर्नल शिवालू कहते हैं जनाब। उसने मुझे बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, मैं जनरल टेरेस के जाती महकमे ताल्लुकात आमा का सरबराह हूँ। जनरल खुद आपकी इस्तकबाल के लिए नहीं आ सके। उन्हें अचानक एक ऐसी मसरूफियत पेश आ गई कि उनके पास माजरत के सिवा कोई चारा नहीं था और मुझे उनका नुमाइंदा ही समझ गए। गोया आप उनके नुमाइंदे नहीं हैं, बुढ़ ने कहा और कर्नल शिवालू चौंक कर उसे देखने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? उसने कदरे बरहमी से कहा, मैं उनका नुमाइंदा क्यों नहीं हूँ? आपने खुद ही तो कहा है कि मुझे उनका नुमाइंदा समझिए। बुढ़ बड़ी मासूमियत से बोला, गोया आप उनके नुमाइंदे नहीं हैं, तभी तो आपने समझिए का लफ्ज इस्तेमाल किया। कर्नल शिवालू हंसने लगा, आपके साथी बहुत मज़ाहिया मालूम होते हैं जनाब। उसने मुझसे कहा, गोया हूँ नहीं, सिर्फ मालूम होता हूँ। बुढ़ ने तेजी से कहा और कर्नल शिवालू एक बार फिर चौंक पड़ा, लेकिन इस बार उसकी समझ में जल्दी आ गया कि बुढ़ का मतलब क्या था और वो एक बार फिर हंसने लगा। कर्नल शिवालू के साथ हम स्याह रंग की लैमोजीन में बैठकर एयरपोर्ट की बिल्डिंग तक आए और कर्नल शिवालू हमें लेकर वीआईपी लाउंज में ले गया। मुझे अफसोस है कि मैं जनरल टेरेस के साथ नहीं था, वरना आप जैसे दिलचस्प आदमी से मेरी मुलाकात हो ही जाती। कर्नल शिवालू ने कहा, हमें यहाँ कितनी देर रुकना होगा कर्नल? मैंने वीआईपी लाउंज के नरम और आरामदेह सोफे पर बैठते हुए कहा, बस जरा आप लोगों का सामान आ जाए, मेरे आदमी नीचे मौजूद हैं। सामान आते ही वो मुझे इतला देंगे और हम रवाना हो जाएंगे। कैथी ब्राउन कहाँ है कर्नल? तहजीब ने कहा, जनरल नहीं आए तो वो ही आ जाती। वो जरूर आती मोहतरमा तहजीब, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत नासाज हो गई। ताम वो बड़ी बेचैनी से आप लोगों की मुंतजिर है। चलो कोई बात नहीं, अब देरी कितनी रह गई है, थोड़ी देर बाद हम उनसे उनके महल में मुलाकात कर लेंगे, मैंने कहा और कर्नल इस बात में सारी नान लगा। जी हाँ, हम तो बहुत जल्द महल तक पहुंच जाते, मगर आप लोगों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाएगा। जनरल टेरेस ने इस सिलसिले में सख्त हदायत दे दी हैं। ओह,
मैंने मुर्दा सी आवाज में कहा, गोया हमेशा की तरह इस बार भी हमें पहले आजादी की यादगार पर ले जाया जाएगा। हम फौजी लोग ऐसे ही होते हैं जनाब, कर्नल ने हंसते हुए कहा। डिसिप्लिन पर हर हाल में अमल पैरा रहते हैं। मैं तो समझा था जनरल इस बार खुद नहीं आ सका तो तुम्हें इस सिलसिले में हदायत देना भी भूल गया होगा। फौजी कभी कुछ नहीं भूलता जनाब, कर्नल ने फखरिया लहजे में कहा। जनरल टेरेस खुद नहीं आ सके तो क्या हुआ, मुझे तो उन्होंने वादे हदायत दे दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, मजमहल अंदाज में कहा। अब तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्नल एक बार फिर हंसने लगा और बुढ़ ने कहा, आप हंसने के बड़े शौकीन मालूम होते हैं जनाब। कर्नल की हंसी को ब्रेक लग गया। क्या मुझे नहीं हंसना चाहिए मिस्टर बुढ़, शवालू ने संजीदगी से पूछा। हालांकि आपको पूछना चाहिए था कि क्या मैं सिर्फ हंसने का शौकीन मालूम होता हूँ, हुआ नहीं। हालांकि आपको पूछना चाहिए था कि क्या मैं सिर्फ हंसने का शौकीन मालूम होता हूँ, हुआ नहीं, बुढ़ ने कहा। और कर्नल शवालू ने फिर हंसना शुरू कर दिया। आप लोग यहाँ कितना अरसा क़याम करेंगे, शवालू ने बुढ़ से पूछा। आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? क्या बजट बनाने की जिम्मेदारी भी आपके सुपुर्द है? ये बात नहीं जनाब, शवालू ने हंस कर कहा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी सोबत से कितने दिनों तक फैज़याब हो सकूंगा। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। अब ये भी हुआ हूँ, बुढ़ ने बरजस्ता कहा। वरना कुछ देर पहले तक तो ये हाल था कि दिलचस्प मालूम तो होता था मगर था नहीं। बस कीजिए जनाब, शवालू बेतहाशा हंस रहा था। आप तो हर बात में मजाक पैदा कर देते हैं। मैं उन दोनों को बातें करता हुआ छोड़कर उठा और वीआईपी लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर अली, कर्नल ने चौंक कर पूछा। आप लोग बातें करें, मैं जरा बाहर कॉरिडोर में टहल रहा हूँ। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ जनाब, कर्नल ने उठने की कोशिश की मगर मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। तुम बैठे रहो कर्नल, मैंने कहा, मैं कहीं गुम नहीं हो जाऊंगा। ये बात नहीं है जनाब, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर है। खुदा न खासा आपको कुछ हो गया तो हमारे लिए जवाबदेही करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बच्चा नहीं हूँ कर्नल, खतरात से खेलते मेरी उम्र गुजरी है। तुम्हें जनरल टेरेस के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कर्नल बैठ गया लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे मेरे साथ जाना चाहता हो, लेकिन अगर वो साथ आता तो मेरा मकसद ही फौत हो जाता। बाहर कॉरिडोर में वीआईपी रूम के दरवाजे पर दो फौजी अलर्ट कर रहे थे। मुझे देखकर दोनों अटेंशन हो गए। मैं कर्नल की इजाजत से बाहर निकला हूँ, उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, मैंने कहा। वो दोनों सिर्फ सर हिलाकर रह गए। कॉरिडोर में सन्नाटा था। मैं टहलता हुआ कॉरिडोर के सरे की तरफ बढ़ा जहाँ से कॉरिडोर बाईं सिमत घूम गया था। सरे पर पहुंचकर मैं भी बाईं तरफ मुड़ गया। मुड़ते वक्त मैंने कनखियों से देखा, दोनों फौजी अपनी जगह मौजूद थे। उनकी नजरों से ओझल होते ही मेरी रफ्तार अचानक ही तेज हो गई। मेरा रुख नीचे जाने वाले जीनों की तरफ था। मैं बड़ी तेजी से नीचे उतरा। नीचे मुसाफिरों का हुजूम था। मैं उनके दरमियान जगह बनाता हुआ टेलीफोन बूथ तक पहुंच गया। खुशकिस्मती से टेलीफोन बूथ मुझे खाली मिल गया। मैंने बूथ में दाखिल होकर सिक्के डाले और टेरेस महल के नंबर डायल करने लगा। ये जनरल टेरेस के जाती टेलीफोन नंबर थे जो डायरेक्टरी में मौजूद नहीं थे, और टेलीफोन सेट जनरल की ख्वाबगाह में भी मौजूद था। तीसरी घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और दूसरी तरफ से कैथी ब्राउन की सुरीली आवाज सुनाई दी। बेलियार खान बात कर रहा हूँ कैथी डेयर, मैंने कहा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अली, लेकिन तुम कहाँ से बात कर रहे हो और यहाँ कब आ रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कैथी डेयर, मुझे कहाँ होना चाहिए? मैंने कहा। तुम्हारे बारे में यकीन से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। रात तक तो तुम बगदाद में थे, कैथी ने हंसते हुए कहा, और मैंने खेज अंदाज में सर हिलाया। और जनरल कहाँ है? मैंने पूछा। वो बाथरूम में है, कैथी ने कहा। क्यों, क्या उनसे कोई जरूरी बात करनी है? नहीं, जरूरी बात तो कोई नहीं करनी, बस वैसे ही तुम लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए फोन कर लिया था। तुम कुछ छुपा रहे हो अली, कैथी ने अजीब से लहजे में कहा। तुमने यूं ही बिला मकसद तो फोन नहीं किया होगा। मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने बिला मकसद फोन किया है? मैंने तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। अपनी बातें तो तुम खुद ही जानो अली, मैं क्या कह सकती हूँ। बहरहाल मैं ये नहीं मान सकती कि तुमने सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया होगा। ये तो बता दो कि अब तुम्हारी रवानगी में कितना वक्त रह गया है? बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है। कोशिश करूंगा कि आने से पहले तुम्हें इतला कर दूं, वरना पहले की तरह अचानक ही वार्द हो जाऊंगा। कैथी को खुदा हाफिज कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने पहले ही नतीजा अखज़ कर दिया था कि कर्नल शवालू जेली आदमी है। टेरेस महल फोन करने से मेरा वाहिद मकसद ये था कि कहीं जनरल टेरेस या कैथी ब्राउन पर तो कोई जद नहीं आ गई। ये बात खासी हैरान कुन थी कि वो दोनों तो हमारी आमद से ला इल्म थे और हमारे मुखालफीन बाखबर थे। ये बात नाकाबिले फहम थी कि ऐसा क्यों कर हुआ। बगदाद में गोटेल के सफीर निगरोमा ने हमसे वादा किया था कि वो जनरल टेरेस को हमारी गोटेल आमद पर इतला पहुंचा देगा। क्या वो फोन करना भूल गया था? लेकिन सवाल ये था कि अगर वो फोन करना भूल गया था तो फिर मुखालफीन को कैसे इतला हुई? वक्त बहुत कम था और इन सवालात पर बाद में भी सर खपाया जा सकता था, इसलिए मैं फोन बंद करके ही बूथ से बाहर निकल आया।
कर्नल शवालू पर मुझे इब्तदा ही से शुबा हो गया था। हालांकि वो फौजी गाड़ी में था और उसे एयरपोर्ट पर हर वो सहूलत हासिल थी जो किसी खास आदमी को भी हासिल हो सकती थी, लेकिन उसके अंदाज में कोई ऐसी चीज थी जो मुझे खटक रही थी। उस पर शुबा करने की वजह यह भी थी कि जनरल टेरेस हमें लेने खुद क्यों नहीं आया। ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं था वो खुद हमें रिसीव करने न आता। इसके अलावा कर्नल शवालू ने कैथी ब्राउन की बीमारी का बहाना किया। ये बहाना भी कमजोर था। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि कैथी मुझ पर किस तरह जान छिड़कती है। उसे मालूम होता था वो कोई जानदार बहाना गढ़ने की कोशिश करता। मैं कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। तहदीब और बूढ़ खतरे में थे। उन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं हो सका कि कर्नल शवालू जेली है, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो किस ग्रुप का आदमी है। बज़ाहिर तो यही मालूम होता था कि उसका ताल्लुक रैंडल से होगा। ताम ये अंदाजा फिर भी नहीं लगाया जा सकता था कि हमारे बारे में उसके अज़ाइम क्या है। ऊपर पहुंचते ही मेरी निगाह उन दोनों फौजियों पर पड़ी जिन्हें मैं वीआईपी रूम के दरवाजे पर छोड़ गया था। वो दोनों कॉरिडोर के नुक्कड़ पर नजर आ रहे थे। गालिबन मेरी तलाश उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। आप कहाँ चले गए थे जनाब? उनमें से एक ने कहा। हम तो परेशान हो गए थे। उनके सवाल से साबित हो गया कि वो भी जेली हैं। अगर असली फौजी होते तो कभी ये सवाल न करते। मैं तुम्हें बताकर तो गया था कि मैं कर्नल शवालू के एक काम से नीचे जा रहा हूँ, मैंने कहा, और उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। आपने ये कब कहा था कि आप कर्नल शवालू के किसी काम से जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मैं टहलने के लिए निकला हूँ। ये कहा था मैंने पेशानी मसलते हुए कहा। मुझे तो याद नहीं आ रहा। खैर छोड़ो। दफातन मैंने बेतकल्फी से एक के शाने पर हाथ मारा और वो गड़बड़ा गया। दूसरा फौजी भी अलर्ट हो गया था। अब तो मैं वापिस आ गया हूँ। अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है ना? नहीं जनाब, अब हमें कोई परेशानी नहीं। उनमें से एक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। बस तो फिर वापस आओ, चलते हैं। मैंने इधर उधर देखा। कॉरिडोर बदस्तूर सुनसान पड़ा था। चंद कदम चलकर मैंने अचानक उन पर हमला कर दिया। दाएं जाने वाले की गुद्दी पर मैंने एक मखसूस वार किया था और वो तो अपनी गुद्दी पकड़ने की कोशिश में ही ढेर हो गया। बाएं जाने वाले ने जरा संभाला लेने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश रायगां ही गई थी। एक से निपटने के बाद मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज वही था, लिहाजा उसके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहले के साथ वो भी ढेर हो गया। मैंने जल्दी जल्दी उन दोनों पर कब्जा किया और उन्हें घसीटता हुआ वीआईपी लाउंज के दरवाजे तक ले आया। उन दोनों को दरवाजे पर ही छोड़कर मैं सीधा खड़ा हो गया और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उन दोनों की गनें मैंने उठा ली थी। एक गन मैंने बुढ़ की तरफ उछाल दी अंदर दाखिल होते ही, और दूसरी से कर्नल शवालू को जद पर ले लिया। कर्नल शवालू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर बेयकीनी के तासरात फैल गए, यूं जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। अपने हाथ उठा लो और खड़े हो जाओ, जेली कर्नल शवालू, मैंने सफाकी से कहा। तुम्हारा ड्रामा इख्तिताम को पहुंचा। कर्नल उछलकर खड़ा हुआ और उसके एक हाथ ने बड़ी तेजी से हरकत की, इतनी तेजी से कि मैं कुछ देख ही नहीं सका। बस एक सफेद सी चीज मुझे अपने चेहरे की तरफ आती दिखाई दी। मैंने उससे बचने की कोशिश बस जबरी तौर पर ही की थी, मगर उसकी ये हरकत इतनी गैर मुतवक्को थी कि मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद उस चीज की जद से नहीं निकल सका। मालूम नहीं वो क्या चीज थी, मेरे माथे से टकराकर फटी और उससे किसी किस्म का माया निकलकर मेरे चेहरे पर फैल गया था। मेरे हाथ से गन छूट गई और मेरे दोनों हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गए थे। मेरे चेहरे पर नाकाबिले बर्दाश्त जलन हो रही थी और मेरे आवाज जवाब देते चले जा रहे थे। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रह गया था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। चेहरे की जलन बदतदरीज बढ़ती जा रही थी। इस वक्त मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रह गया था, वरना मैं वहाँ तनहा तो नहीं था। बूढ़ और तहदीब भी तो थे और बूढ़ तो मुसल्ला भी था। मैंने खुद उसकी तरफ वो गन फेंकी थी जो मैंने जेली फौजियों को बेहोश करके उनसे छीनी थी। जिस गन से मैंने शवालू को कवर करने की कोशिश की थी वो मेरे हाथ से छूट कर गिर गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे शवालू मरदूद ने मुझ पर तेजाब फेंक दिया हो। चेहरे पर गोया आग लग गई थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त बड़ी तेजी से जवाब देती जा रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अपने चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ डालूं, मगर इतना होश तो बहरहाल था कि मैंने अपनी इस ख्वाहिश पर अमल नहीं किया, वरना मुमकिन है मेरे चेहरे की खाल ही उतर जाती। मैं वीआईपी लाउंज के नरम और दबीज कालीन पर गिरा माई बेआब की तरह तड़प रहा था। करब का एक समंदर था जो मेरे चारों तरफ लहरें ले रहा था। मेरे वजूद की गहराई से दर्द की लहरें उठकर मेरे इतराफ बिखरे हुए समंदर में शामिल हो रही थी। दर्द की समंदर में गहरी तारीकी थी, हाथ को खास सुझाई नहीं दे रहा था और मैं इस समंदर में किसी ऐसे तख्त की मानिद बह चला जा रहा था जो किसी कश्ती से टूट कर अलहदा हो गया हो और अब उसकी कोई मंजिल न हो। करब की इस बेकरार समंदर में तारीकी तो थी मगर सन्नाटा नहीं था।
कुछ आवाजें थी नामानूस और नाकाबिले शनाख्त किस्म की आवाजें, समंदर की लहरों के दोष पर तैरती हुई आवाजें, आपस में गिड मिड होती हुई आवाजें, ऐसी आवाजें जिन्हें कोई मैनी नहीं पहनाए जा सकते थे। फिर रफ्ता रफ्ता उन आवाजों ने सिमटना शुरू किया और एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो गई। चेहरे की जलन भी हैरत अंगेज तौर पर जायल होना शुरू हो गई थी। जितनी तेजी से उस जलन ने मुझे अपनी लपेट में लिया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से जायल हो गई थी, मगर ज़हन अब भी पूरी तरह मेरे काबू में नहीं आया था। बहुत दूर से कोई आवाज आती हुई महसूस हो रही थी और ये मुहिम सा एहसास था कि मुझे पुकारा जा रहा है। मैंने अपनी समात पर जोर देने की कोशिश की और एक कहका सुनाई दिया, उठ वली यार खान और देखो कि बिसात किस तरह उल्ट गई है। इस बार मैंने पहचान लिया, ये कर्नल शवालू की आवाज थी। मेरा ज़हन काम करने लगा था, मैं सोच सकता था मगर मेरे हाथ पैर काबू में नहीं रह गए थे। शायद वो असाब को मफलूज कर देने वाली कोई शय थी जो शवालू ने मुझ पर फेंकी थी। तुम बड़े तरम खान बनते हो, दुनिया में तुम्हारे नाम की शहरा है। देख लो आज तुम किस तरह मेरे सामने बेबस पड़े हो, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हिल भी नहीं सकते। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था, मुझ पर वाकई ही कोई ऐसी चीज आजमाई गई थी जिसके बायस मैं हिलने जुलने से माजूर हो गया था। शवालू की आवाज मुझे अपने नजदीक से सुनाई दे रही थी मगर मैं उसे देख नहीं सकता था। देखने के लिए मुझे अपने दोनों हाथों को जुम्बश देकर चेहरे से हटाना जरूरी था। मुझे हैरत थी कि तहदीब और बुढ़ को क्या हुआ। दोनों अपनी जगह बहुत माहिर थे, उन पर काबू पाना आसान नहीं था। तनाज शवालू ने उन पर किस तरह काबू पाया होगा। कुछ तो बोलो अली, शवालू की मदहकाना आवाज आई, या तो तुम जबान को हरकत देने से भी महरूम हो गए हो। शवालू के कहने पर मैंने कोशिश की तो मालूम हुआ कि मैं जबान को हरकत दे सकता हूँ, लेकिन मैं जिस पोजीशन में था उसमें तो कुछ बोलना भी दुश्वार था। गालबन शवालू की इस बात का एहसास हो गया था। वो मेरे करीब आया और मेरे हाथ चेहरे पर से हटा दिया। अब मैं कालीन पर चित पड़ा हुआ था। मैंने आंखें घुमाकर देखा, तहदीब और बूढ़ सोफे पर बेहिस्सो हरकत पड़े थे। वीआईपी लाउंज में शवालू के 2 अफराद और भी मौजूद थे जो तहदीब और बूढ़ पर झुके हुए थे। मालूम नहीं वो लोग क्या कर रहे थे। मरजाना भी उनके साथ ही थी और उसकी हालत पहले से बेहतर नजर आ रही थी, मगर वो अभी तक उसी जगह बैठी थी जहाँ मैं उसे छोड़ कर गया था। वो दोनों मुहाफिजा बंदर पड़े थे जिन्हें मैं दरवाजे के बाहर छोड़ कर आया था। उन्हें देखकर मुझे हैरत हुई। शायद मैं कुछ सोचने के लिए होशो आवाज से बिल्कुल ही बेगाना हो गया था। मैं उन दोनों की मुंतकिली से बेखबर था। उम्मीद है तुम्हारे आवाज ठिकाने आ गए होंगे। खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने लगे थे। शवालू ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने दुखते हुए जबड़ों के साथ मुश्किल कहा। बोलने में भी मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी। नहीं जानते तो जान जाओगे। 2 मुहावजों को जेर करके तुम खुद को हीरो समझने लगे थे। मैं तस्लीम करता हूँ कि फिलहाल तुमने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया है, मैंने कहा और शवालू हंस पड़ा। हमने मुकम्मल मंसूबा बनाया है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि तुम पर क्या गुजरी है और खुद तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारे चुंगल से निकल सको। अगर तुम किसी बैरूनी मदद की तवक्को कर रहे हो तो उसे अपने ज़हन से झटक दो। ठीक है, मैंने कहा, मगर ये भी तो मालूम होना चाहिए कि मेरा कसूर क्या है। तुमने अदनान अब्बासी का जो अशर किया है, क्या तुम उसे अपना कारनामा समझते हो? शवालू ने तंदिया लहजे में कहा। ओहो, तो तुम अदनान अब्बासी के आदमी हो, मैंने अपने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। तुम इतने मासूम तो नहीं हो अली। हमने तुम्हारे बारे में बड़ी बारीक बीनी से मालूमात जमा की हैं और तुम भी खूब जानते हो कि हमारा अदनान अब्बासी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि तुम हो कौन? मैंने बेबसी से कहा। अदनान अब्बासी के सिवा और किसी से तो मेरी दुश्मनी भी नहीं है। और ये मरजाना क्या चीज है जिसे तुम अपने साथ लिए फिरते हो? शवालू ने तंज किया। ये भी अदनान की साथी है, मैंने सादगी से कहा। अदनान को सदा देने के ख्याल से इसे मैं अपने साथ ले आया हूँ। तुम समझते थे कि मोशे आवड़ तुम्हारे उस फोन से धोखा खा जाएगा जो तुमने उन्हें अदनान अब्बासी से कराया था। मैं समझा नहीं। मैंने हैरत से पलकें झिपकाई। हैरत के इज़हार के लिए पलकें झिपकाने के सिवा इस वक्त मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। तुमने मोशे आवड़ को गलत राह पर डालने के लिए अदनान अब्बासी से फोन कराया कि तुम मरजाना को लेकर फ्रांस रवाना हो गए हो। शवालू ने जहरीले लहजे में कहा। तुम ये भूल गए थे कि उस वक्त तक मोशे आवड़ को मालूम ही नहीं था कि अदनान तुम्हारी कैद में है। तुम्हारे फोन से उसके लिए नई राहें खुल गई। सबसे पहले उन्होंने ये मालूम किया कि अदनान अब्बासी कहाँ है। फौरन मालूम हो गया कि वो अभी तक गायब है। उसके बाद ये नतीजा अखज़ करना क्या मुश्किल था कि अभी तक तुम्हारी कैद में है और तुमने उससे जबरदस्ती फोन कराया है। तुम शायद मोशे आवड़ को धोखे में रखकर इराक से निकल जाना चाहते थे, मगर तुमने देखा हमने तुम्हें कितनी आसानी से बेबस कर दिया। मैंने वाकई ही ये सोचा था कि रैंडल को धोखे में रखकर बाहिफाजत इराक से निकल सकूंगा, लेकिन मुझे हैरत है कि उसके बावजूद तुम लोग मुझ तक कैसे पहुंच गए। मैंने बेबसी जाहिर करते हुए कहा।
गैर मुतवक्के तौर पर हासिल हो जाने वाली कामयाबियों ने तुम्हें मगरूर कर दिया है। तुम हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए हो। उसका नतीजा तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हारे बारे में हर बात जानते हैं। तुम मेकअप के माहिर हो। अगर तुम चाहते तो उम्दा किस्म का मेकअप करके आसानी इराक से निकल सकते थे, मगर तुमने इतना हल्का मेकअप किया कि तुम्हें एक नजर में पहचान लिया जाए। तुमने मरजाना पर भी मेकअप करने की ज़हमत नहीं की। तुम चाहते तो यहाँ गोटेल में जनरल टेरेस को अपनी आमद से मुतला कर सकते थे और उसे भी बगदाद में गोटेल के सफीर के सुपुर्द करके मुतमईन हो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने हैरत से कहा। जनरल टेरेस को इतला पहुंचाना ही मकसूद था, क्या निगरोमा ने इतला नहीं पहुंचाई? उस बेचारे ने तो फोन कर दिया था, लेकिन जाहिर है वो बराह रास्त जनरल टेरेस थे तो बात नहीं कर सकता था। मेरा ज़हन बहुत तेजी से काम कर रहा था और मैं शवालू की गुफ्तगू की रोशनी में सूरत हाल का तजिया करने की कोशिश कर रहा था। अगर निगरोमा ने फोन करके मेरी गोटेल आमद की इतला दी थी तो वो जनरल के एतमाद के आदमी तक की पहुंची होगी, जबकि थोड़ी देर कबल कैथी से होने वाली गुफ्तगू से जाहिर होता था कि वो हमारी यहाँ आमद से लाइल्म है। गोया जिस शख्स ने भी ये पैगाम वसूल किया था उसने जनरल को उससे बाखबर करना जरूरी नहीं समझा था। ये खतरनाक सूरत-ए-हाल थी जिसका मतलब ये था कि रैंडल की रसाई टेरेस महल के अंदर तक है। उसके अलावा शवालू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी कुछ देर कबल तुमने कैथी ब्राउन को ये बताने तक की जहमत नहीं की कि तुम गोटेल पहुंच चुके हो। मेरा ज़हन भग से उड़ गया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतने बाखबर होंगे। उन्होंने उस वक्त भी मेरी निगरानी जारी रखी थी जब मैं अपनी दानिश में उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। उनकी बाखबरी की इंतहा ये थी कि वो उस गुफ्तगू तक से वाकिफ थे जो मैंने फोन पर कैथी ब्राउन से की थी। कैथी ब्राउन तो उन लोगों की एजेंट होने से रही, वो टेलीफोन बूथ से आवाज बाहर जा नहीं सकती थी। यकीनन जनरल टेरेस का फोन टेप किया जा रहा था। ये कहना मुश्किल था कि ये काम टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए किया गया था या टेरेस महल का कोई शख्स उन लोगों से मिला हुआ था। अगर तुमने कैथी को अपनी आमद से बाखबर कर दिया होता तब भी तुम्हारी बचत की कोई सूरत निकल आती, लेकिन तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है। तुमने सोचा कि तुम तनाई मुझ पर काबू पा लोगे। कम अज कम इतना ही सोच लेते कि मैं यहाँ तनहा नहीं था। मेरे साथ और भी कई लोग थे जिनसे तुम नावाकिफ थे। शवालू का अंदाज मुस्तकिल मदहकाना था और मुझे उसके मुकाबिल में बेबसी जाहिर करनी थी, वरना वो हरगिज़ ना खुलता। उससे मालूमात हासिल करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था। वाकई मुझसे जबरदस्त किस्म की गलतियां हुई हैं मिस्टर शवालू। मुझे अंदाजा होता कि रैंडल इस कदर रहीन है तो मैं मोहतात रहता। मैंने बेचारगी से कहा, तुम्हारे रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि तुम हर इम्कान को मद्देनजर रखते हो। शवालू ने कहा, ओशी हावर्ड का कहना है कि तुमसे गलती तो हो सकती है, लेकिन वो तुमसे किसी गलती की तवक्को नहीं रखते। मालूम नहीं लोग मुझसे क्यों इस कदर तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। इस एक मामले में देख लो मुझसे कितनी बहुत सी गलतियां सरजद हुई हैं। तुम दूसरों को बेवकूफ बनाने के खब्त में मुबतला हो। तुमने सिर्फ एक गलती की है और वो ये है ओशी हावर्ड को कमतर समझने की गलती। तुम्हें उनके बारे में सही मालूमात मिल जाती तो तुम इतनी आसानी से हमारे काबू में नहीं आ सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो शवालू, मुझे वाकई रैंडल के बारे में अंदाजा नहीं था। मैं समझ रहा था कि उसकी ज़हनी सतह भी आम मुजरमों की तरह होगी। आम मुजरमों की तरह? शवालू ने तमस्कर अमेज लहजे में कहा, तुम ओशी हावर्ड के लिए मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो जबकि वो एक आला दर्जे के आर्टिस्ट हैं। मुमकिन है वो इससे भी बड़े आर्टिस्ट हो जितना तुम उन्हें करार दे रहे हो, लेकिन मेरी नजर में उसकी हैसियत एक मुजरिम से ज्यादा नहीं है। वो एक बैनुल अक़वामी मुजरिम है। इस मुकाम पर मैं तुम्हारा और ओशी हावर्ड का मुवाजना करूं तो वो तुमसे कहीं बड़े आदमी साबित होंगे। उन्हें मुजरिम करार दे रहे हो, मगर उनकी सख्त हदायत है कि तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को जर्रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचने पाए। अगर रैंडल ने इस किस्म की हदायत जारी की है तो इसमें भी उसका कोई मफाद पोशीदा होगा। इस मुवाजने के जरिए तुम मुझ पर उसकी बड़ाई साबित नहीं कर सकते। अगर तुम ओशी हावर्ड को गालियां देने लगो तब भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। शवालू ने मुस्कुरा कर कहा, हमें इस चीज की खुसूसी तरबियत दी गई है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं हर हाल में सच बोलता हूँ। तुम्हें गुस्सा दिलाना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं था। तहदीब और बुढ़ पर झुके हुए दोनों अफराद अलहदा हट गए थे। उनके हटने पर मैंने देखा कि उन्होंने तहदीब और बुढ़ के साथ क्या कारस्तानी की है। वो दोनों अब बिल्कुल स्याह नजर आ रहे थे। उन लोगों के पास कोई ऐसा स्याल था जो उनकी रंगत तब्दील करके स्याह कर देता था। जिल की रंगत तब्दील कर देने वाला यह स्याल मेकअप के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब? उन दोनों में से एक ने कहा जो तहदीब और बुढ़ पर झुके हुए थे। अब इसकी रंगत भी तब्दील कर दो ताकि हम आइंदा मरहले पर अमल शुरू कर सके। शवालू ने कहा और जिसने सवाल किया था वो बड़ी नियाजमंदी से सर को खम करके मेरे नजदीक चला आया। मुझे मालूम नहीं था कि तहदीब और बुढ़ पर क्या गुजरी है। मैं तो अब तक यही समझता रहा था कि वो दोनों बेहोश हैं, लेकिन जब मैंने तहदीब की आवाज सुनी तो मालूम हुआ कि वो मेरी तरह असाब ज़दगी का शिकार हुए हैं।
अब तुम्हें अंदाजा हुआ अली कि मैं मोहतात रहने पर इसरार क्यों कर रही थी? दरअसल बातें ठोकर खाए बगैर समझ में नहीं आती। मैंने कहा, बहरहाल अब मुझे अंदाजा हो गया है कि मुकाबले पर कितना ज़हीन मुजरिम है, लेकिन अब अंदाजा होने का क्या फायदा? शवालू ने क्या काल लगाते हुए कहा, इसलिए कि जो हमारे चुंगल में एक बार फंस जाए वो कभी निकल नहीं सकता। मुमकिन है कभी कोई बचकर निकलने में कामयाब हो ही जाए। मैंने कहा, इतने यकीन के साथ कोई दावा मत करो। मोशे हावर्ड साइंटिफिक असूलों के तहत काम करते हैं, इसलिए अगर तुमने इस किस्म की कोई तवक्को व्यवस्था कर रखी है तो उसे हरफे गलत की तरह मिटा दो। मेरा मशवरा भी यही है। बुढ़ की आवाज आई। मोशे हावर्ड बड़े मुखलस आदमी मालूम होते हैं। मुझे स्याह फाम बना दिया ताकि स्याह फाम लड़कियों से इश्क करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। स्याह फाम लड़कियों से इश्क करने की क्या जरूरत है? शवालू ने कहा, हम तुम्हें हसीन तरीन लड़कियों की एक पूरी खेप फराम कर सकते हैं, वो तुमसे इश्क भी करेंगी। सफेद फाम लड़कियों से मेरा दिल भर चुका है मिस्टर शवालू, बिल्कुल फीका शलगम मालूम होती हैं। कोई बात नहीं मिस्टर बूड, स्याह फाम लड़कियों का बंदोबस्त करना भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मैं किराए की लड़कियों से इश्क करना अपनी तौहीन समझता हूँ। बूढ़ ने वसीले लहजे में कहा, मैं आजाद आदमी हूँ और आजाद लोगों को ही पसंद करता हूँ। तो फिर स्याह फामों का तस्वुर भी ज़हन से निकाल दो, ये लोग सदियों से गुलाम चले आ रहे हैं। शवालू ने कहा और मैं चौंक पड़ा। उसके इस जुमले से साबित हो गया था कि वो स्याह फाम नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है मिस्टर शवालू कि तुम कुछ आजाद सफेद फाम लड़कियों को मेरे लिए स्याह फाम बना दो? बूढ़ ने बड़ी मासूमियत से कहा और मुझे बेसाख्ता हंसी आई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। क्यों नहीं हो सकता मिस्टर बूढ़? शवालू ने बड़ी संजीदगी से कहा, हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या खाक ख्याल रखते होगे? मफलूज करके तो डाल रखा है, ऐसे में आदमी क्या खाक इश्क करेगा? बेफिक्र रहो मिस्टर बूढ़, तुम लोगों की ये कैफियत आर्जी है। बहुत जल्द तुम लोगों का कोई मुनासिब बंदोबस्त कर जाए, बहुत जल्द तुम लोगों का कोई मुनासिब बंदोबस्त हो जाएगा और तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। लेकिन मैं तो समझता था कि हम तुम्हारे चुंगल में फंस गए हैं, तो अब तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। बूढ़ ने कहा, हम किसी को रियायत देने की बात करते हैं तो वाकई रियायत देते हैं, रहम दिली का प्रोपेगेंडा नहीं करते। हम कुछ तो खून के खिलाफ हैं और हमारी ये पॉलिसी हमारे अमल में भी नजर आएगी। इस वक्त तुम लोग हमारी कैद में हो, क्या हम तुमसे अदनान अब्बासी का इंतकाम नहीं ले सकते? लेकिन देख लो कि अब तक तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। बहस 15 मिनट के सलूक की बुनियाद पर क्या फैसला किया जा सकता है? मैंने कहा, असल मुजरिम तो तुम ही हो। शवालू ने हंस कर कहा, लेकिन मोशे हावर्ड की तरफ से तुम्हें ये यकीन दहानी करा रहा हूँ कि तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तुम लोग तो बहुत अच्छे मालूम होते हो। बूढ़ बोला, हमारी मालूमात के बिल्कुल बरक्स, सिर्फ मालूम होते हैं। शवालू ने कहका लगाया, अच्छे हैं नहीं, बहुत अच्छे मिस्टर शवालू। बूढ़ ने तारीफी अंदाज में कहा, अक्सर लोग इससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं जैसा कि वो कहते हैं। मैंने कहा, लिहाजा अगर तुम लोग अच्छे मालूम होते हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम दर हकीकत अच्छे ही हो। हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ हैं अली। शवालू ने तमस्खराना लहजे में कहा, तुम अपनी बातों से उरीफ को गुस्सा दिलाते हो, गुस्से से अकल सल्ब हो जाती है और तुम अपने उरीफ पर काबू पा लेते हो। तुम्हारा ये हरबा हम पर कारगर नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर हाल में साफ गोई का आदी हूँ। अगर तुम्हें मेरी साफ गोई बुरी लग रही है तो मुझे अफसोस है। हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। शवालू ने कहा, हम पर तुम्हारा कोई अरबा भी कारगर नहीं होगा। इतनी देर में मुझे भी स्याह फाम बना दिया गया था। फिर शवालू के इशारे पर हम लोगों के इंजेक्शन लगाए गए। मफलूज तो हम पहले ही थे, इंजेक्शन के असर से बेहोश हो गए। मैं एक जजीरे पर होश में आया। सुबह होने वाली थी। तहजीब और बूढ़ मेरे साथ ही खुले आसमान तले समंदर के किनारे रेतली जमीन पर पड़े थे। अब हम स्याह फाम नहीं रहे थे। मैं तेजी से उठ बैठा। फिजा में अच्छी खासी खनकी फैली हुई थी और उफक पर फैली हुई सुर्ख सूरज की आमद की इतला दे रही थी। समंदर हमसे फासले पर था मगर लहरों का शोर हम तक पहुंच रहा था। अकब में दरख्तों और बेतरतीब झाड़ियों के झुंड नजर आ रहे थे और समंदर के ऊपर आसमान पर परिंदों के गोल शिकार की तलाश में गोता लगाने को बेचैन थे। मैं उठकर खड़ा हो गया। मालूम नहीं हम किस मुकाम पर थे। समंदर की सतह पर तहद्दे निगाह कोई मुतहर्रिक शय दिखाई नहीं दे रही थी। गोया हम इस जजीरे पर कैदी थे। मुझे यकीन था कि ये जजीरा आम समुद्री रास्ते से हट कर होगा और हमारे उरीफों ने इसे अपनी अमाजगाह बना रखा होगा, वरना मैं यहाँ लाकर हरगिज ना फेंका जाता। तहजीब और बूढ़ यके बाद दिगरे होश में आए और दोनों ने मुझसे एक ही सवाल किया, हम कहाँ हैं? मैं भी अभी भी होश में आया हूँ। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ये कोई गैर आबाद जजीरा है जिस पर किसी हुकूमत का दावा नहीं होगा। क्या ये जरूरी है कि ये कोई जजीरा ही हो? बूढ़ ने कहा, होना तो जजीरा ही चाहिए, अगर ना हुआ तो मुझे हैरत होगी। हम उनके कैदी थे और उन्होंने ये सब कोई तफरीहन नहीं किया होगा। सिर्फ जजीरा ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ से फरार नहीं हुआ जा सकता।
मुझे तुमसे इख्तलाफ है चीफ। शवालू उन्हीं लोगों का आदमी था, मगर किस कदर शरीफ था। तुमने देखा नहीं कि उसने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। मुझे यकीन है कि उसने अपना वादा पूरा करते हुए हमें रिहा कर दिया है। कौन सा वादा बूढ़? मैंने हैरत से कहा। तुम दोनों के दरमियान वादे कब हो गए? उसने एयरपोर्ट पर मुझसे कहा नहीं था कि तुम लोगों की ये कैफियत आर्जी है, बहुत जल्द तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। तुम इतने सीधे कब से हो गए बूढ़? शवालों की बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया? इतनी आसानी से तो खैर नहीं किया चीफ। उसका रवैया इस बात का गवाह था और उसने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। क्यों मैडम? मैंने तो अली से पहले ही कहा था कि रैंडल खतरनाक आदमी है, उसे छेड़ना तक ठीक नहीं होगा। मगर वो अली क्या जिसने किसी की सुन ली हो? तहजीब बोली। जब शवालू इतना खतरनाक है तो खुद रैंडल का क्या आलम होगा? साबित हुआ कि मेरे लिए खामोशी और गुमनामी से ही सरगर्म अमल रहना बेहतर था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ना तुम लोग मुझे तलाश करते हुए मुझ तक पहुंचते और ना हम इस हाल को पहुंचते। रैंडल से उलझने वाली हरकत के जिम्मेदार तनहा तुम हो। मैंने तुम्हें हर तरह से खबरदार कर दिया था, मगर तुम किसी की सुनते ही कब हो? तहजीब के लहजे में शिकायत थी। ये बहस तुम्हारी गलतफहमी है तहजीब। मैंने संजीदगी से कहा, रैंडल से उलझता या ना उलझता ये नौबत जरूर आती। मैं ऐसा नहीं समझती। अगर तुम अदनान अब्बासी से फोन ना कराते तो उसे कैसे मालूम होता कि तुम कहाँ हो? उस टेलीफोन से कोई फर्क नहीं पड़ा तहजीब। ये उसे पहले से मालूम था कि मैं जिंदा हूँ और इराक में हूँ, मगर उसे यकीन नहीं था अगर तुम फोन ना कराते तो उसी उलझन में रहता कि कहीं मुमकिन है तुम इराक से निकल गए हो। तुमने एक फैसला कर लिया है, इसलिए दूसरे रुख पर नहीं देख रही। सवाल ये पैदा होता है कि गोटेल के एयरपोर्ट पर ही हम पर क्यों मुसीबत नाज़िल हुई? क्या मैं उसे ये भी बता देता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ? ओह, तहजीब चौंक पड़ी। ये बात काबिले गौर है। आखिर जनरल टेरेस खुद क्यों नहीं आया? निगरूमा ने उसे फोन तो कर दिया होगा। अब तुमने दुरुस्त लाइनों पर सोचना शुरू किया है। मैंने मालूम कर लिया था कि कैथी बरोन हमारी गोटेल आमद से लाइल्म थी, लेकिन तुम तो हमारे साथ थे। तहजीब हैरान होकर बोली, तुमने कैथी बरोन से किस तरह मालूमात हासिल की? मैं वीआईपी लॉन्च से निकलकर उसे फोन करने ही तो गया था। मुझे शवालू पर शुबा हो गया था। मेरे ख्याल में तो तुम्हें यकीन हो गया था। तहजीब ने कहा, तुमने यादगार आजादी के बारे में जो बात कही थी, हाँ, उससे सिर्फ ये तस्दीक हुई थी कि शवालू गड़बड़ आदमी है। इसके खिलाफ कोई कदम उठाने से कबल मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं जनरल टेरेस या कैथी बरोन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच गया। फोन करने से ये अंदाजा हो गया कि वो दोनों खैरियत से हैं और उन्हें हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब उन्हें कुछ मालूम नहीं था तो फिर इन लोगों को हमारे बारे में किस तरह इल्म हो गया? बुढ़ ने कहा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है निगरूमा ने हमारी हदायत के मुताबिक जनरल टेरेस को फोन किया होगा, जो उसके सेक्रेटरी ने अटेंड किया होगा, और यह इतला वहीं से इन लोगों तक पहुंची है। क्या इन लोगों की रसाई टेरेस महल के अंदर तक है चीफ? बुढ़ ने हैरत से कहा, इस तरह तो जनरल टेरेस को भी खतरा लाक है। नहीं, जनरल टेरेस को कोई खतरा नहीं है। रैंडल जैसे लोगों की रसाई हर जगह तक हो सकती है, मगर वो ख्वाह मुख्वाह की उलझनों में पढ़ने से गुरेज ही करते हैं। उसका उल्लू तो सीधा हो गया, लिहाजा अब टेरेस महल में उसका कोई आदमी नहीं मिलेगा। और ये मेरी बात का जवाब भी है। तहजीब मुस्कुराई। तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम रैंडल को अदनान से फोन ना कराते तब भी उस तक तुम्हारी गोटेल आमद की इतला पहुंच जाती? बिल्कुल यही बात है। चूंकि रैंडल को मेरी तलाश थी, इसलिए उसने हर ऐसी जगह अपने आदमी पहुंचा दिए होंगे जहां मेरी आमद का जरा सा भी इम्कान हो। बिलफर्ज मैं अचानक जनरल टेरेस के पास पहुंच जाता, तब भी उस तक इतला जरूर पहुंचती। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने जनरल टेरेस के मुलाजमीन को खरीद लिया होगा या उन्हें अगवा करा के अपने आदमी असल आदमियों की जगह पहुंचवा दिए होंगे, लेकिन ये तय है कि अब वहां उसका कोई आदमी नहीं होगा। लेकिन तुमने देखा कि वो और उसके आदमी किस कदर बरकरार हैं। तहजीब ने कहा, कितने कम वक्त में उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए हैं।